आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन? यस सर। ठीक है बेटा। तो बच्चों, जिसकी 11वीं होगी है बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है वो हो जाएगी। लग तो रहा है ऐसा। ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है। अब तक आपने 11th में पढ़ा, जिसको ठीक लगी 11th, आसान लगी 11th, तो 12th और ज्यादा आसान है। ठीक है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो 12th का मैथ 11th से थोड़ा आसान है। आसान है क्यों है भाई? 11th के अंदर ना कोई दो चैप्टर इंटरलिंक्ड नहीं है अदर देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल। वो दो चैप्टर ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट 12th के अंदर कई सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें दो चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स, पांच चैप्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 11th में इंडिविजुअल चैप्टर था और उसका किसी और से कोई लिंक नहीं था। बट अगर आप 12th मैथ्स में देखो ना बच्चे, तो जो हमारा सिलेबस है वो यूनिट्स में बटा हुआ है। अगर आप पहले यूनिट की बात करो तो उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है। चैप्टर नंबर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रीगो। ये दोनों 8 मार्क्स के। अगर आप सेकेंड यूनिट पे आओगे तो उसमें चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये हमारा मिलाकर 10 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद आती है बेटा कैलकुलस। कैलकुलस में 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मिलाकर 35 मार्क्स की है। ठीक है। तो जो हमारा अगला यूनिट है वो है कैलकुलस, जो 35 मार्क्स की, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 है। ये टोटल 35 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5 है CND, चैप्टर नंबर 6 है AOD, चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 8 है AOI, चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो हमारी यूनिट आती है 14 मार्क्स की है, जिसमें वेक्टर एंड 3D आता है। देखो वेक्टर, आप जिन जिन बच्चों के पास साइंस है उन्होंने पढ़ रखा है तो उनको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लगेगा। बट ऑल्दो ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। तो नेक्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास है 3D एंड वेक्टर्स। वेक्टर चैप्टर नंबर 10 है, 3D चैप्टर नंबर 11 है। ये 14 मार्क्स का है। फिर एक चैप्टर है LPP। एक लौता चैप्टर ऐसा है जो इंडिविजुअल है, जिसके 5 मार्क्स गिवन है कि भैया 5 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा है प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है, जो कि 8 मार्क्स का है। तो हमारे 80 मार्क्स इस तरीके से बनेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम होती क्या है, जो यूनिट डिफाइन की गई है 8 मार्क्स की, उसमें जरूरी नहीं है कि ये 4 नंबर का और ये 4 नंबर का रहेगा, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का रहेगा। ओवरऑल मार्क्स 8 और 10 के होंगे। कैलकुलस अमूमन सब में से बराबर आता था। बट इसी साल की बात देख लें तो यूनिट 3 के अंदर, जिसमें 5 चैप्टर थे, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए वो पहले 2 चैप्टर से आए। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, इन दोनों को तो इन्होंने ऐसे बाहर निकाल के फेंका जैसे ये था ही नहीं। ठीक है। तो इस पे ना कोई बहस भी नहीं हो सकती इस बात को लेके, क्योंकि 5 चैप्टर की यूनिट है। अब वो जिसमें से चाहे उसमें से मार्क्स दे सकता है। अब देखो इसमें फायदा क्या होता है, जब आप एक यूनिट पढ़ते हो तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो 6 को सपोर्ट करेगा, 5, 6, 7 को सपोर्ट करेगा, 7, 8 को सपोर्ट करेगा और 8, 9 को सपोर्ट करेगा। तो मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं, जब भी मैथ्स में पढ़ो एक यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है। आप ऐसे नहीं कर सकते 5 में से 2 चैप्टर कर लिए, 3 छोड़ दिए। ठीक है। तो हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 2, जिसमें चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स। आपके स्कूल में मैक्सिमम, सबके स्कूल में फर्स्ट पीटी के अंदर या फिर पीरियोडिक के अंदर या फिर यूनिट टेस्ट के अंदर या तुम्हारे जो भी मिड टर्म होंगे उसके अंदर ये आएगा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना जरा कि मैट्रिसेस होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के स्कूल में स्टार्ट किया मैट्रिसेस क्या होता है? देखो जी, मैट्रिसेस होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन एन रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म। एरे कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड है। एरे का मतलब होता है व्हेन यू अरेंज डाटा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जब आप डाटा को
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज करते हो तो उसे हम एरे कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में मैट्रिसेस क्या कहलाता है, एरे, और मैथ में से क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। फॉर एन एग्जाम्पल देखो जरा, मैंने कहा मैट्रिसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन एन एरे फॉर्म। अब बच्चे एरे फॉर्म का क्या मतलब है, जब डाटा को हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज किया जाए। और कैसा डाटा, किस तरीके के डाटा को स्टोर करने की बात हो रही है। डाटा तीन तरीके का होगा, नंबर्स, नंबर्स होते हैं रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मैं इंडिविजुअली दोनों का नाम बता रहा हूं कि आप रियल नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हो एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हो। दूसरा होता है फंक्शंस, आप फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हो, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है। और तीसरा होता है कांस्टेंट या वेरिएबल्स, ए बी सी 1 2 3 आप कुछ भी तरीके से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और मैट्रिसेस दिखता कैसा है। बेटा मैट्रिसेस का जो डाटा होता है वो किसके बीच में लिखा जाता है, ब्रैकेट्स के बीच में। आप दो तरीके के ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं, बच्चा नंबर ए बी एंड सी, इनके पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। इनका यूटी हुआ 10-10 मार्क्स का। ए ने इंग्लिश में 5, मैथ्स में 4 और साइंस में 3 मार्क्स स्कोर किए। बी ने 2, 2 और 3 मार्क्स स्कोर किए। सी ने 0, 0 और 1 मार्क्स स्कोर किया। तो बेसिकली मैंने 3 बच्चों के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स किस फॉर्म में अरेंज किए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो मैंने 3 बच्चों के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज किया, मतलब मैंने डाटा स्टोर किया। तो डाटा को जब मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज करता हूं तो बेटा वो क्या कहलाता है, मैट्रिसेस। और कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, एरे। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस को हम एक और नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं बेटा, रोज। वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। अब बच्चे कहेंगे सर डाटा को ऐसे स्टोर क्यों किया गया। बेटा कंप्यूटर में तो आपको बेसिक सी नॉलेज है, कंप्यूटर में स्पेस कम होता है, तो ज्यादा डाटा कम जगह में स्पेस स्टोर करना है। अब आप खुद बताओ, 3 बच्चों के मार्क्स जो उन्होंने 3 सब्जेक्ट में स्कोर किए थे वो कितने कॉम्पैक्ट स्पेस में लिख दिया गया। अगर कोई मुझसे पूछे ए वाले के मैथ्स में कितने आए हैं, 4 नंबर आए हैं। डाटा पिक करना आसान है, डाटा स्टोर करना आसान है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इंडिविजुअल टीचर कन्वेंशनल तरीके से डाटा को स्टोर करता तो क्या लिखता, नेम ऑफ द स्टूडेंट ए, सब्जेक्ट, साइंस, मार्क्स फॉर दिस। तो एक ही बच्चे के एक सब्जेक्ट के मार्क्स में ही पूरा मैट्रिसेस कवर हो जाता। तो वहां पे ज्यादा स्टोरेज हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है। तो उस स्पेस को कम करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया, मैट्रिसेस को। किसको इंट्रोड्यूस किया गया, मैट्रिसेस को। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो कंप्यूटर्स नहीं है। आप मैथ्स में बताओ इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको, क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, मैथमेटिकली आपने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया। बच्चे आपने पढ़ा है जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, यस और नो। 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो 2 इक्वेशन होती है, थोड़ी जल्दी सॉल्व होता है। अगर 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन हो तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन हो तो और ज्यादा टाइम लगता है। तो हमने देखा जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे थे, नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज कर रहे थे, नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज कर रही थी, तो उनको जो सॉल्व करने का टाइम स्पैन है
वो भी इंक्रीज करता जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली अगर आप मैट्रिसेस के यूसेज के बारे में जानो या फिर ये जानो कि इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, तो ज्यादा वेरिएबल की ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्दर इन चैप्टर के अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे मैट्रिसेस की हेल्प से। इससे सॉल्व करना काफी आसान रहता है। जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना, मैट्रिसेस फॉर्म में कंपैरेटिवली इजी रहता है। क्या आपको ये समझ आया मैट्रिसेस होता क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा। डाटा क्या होता है? नंबर्स, फंक्शंस एंड कांस्टेंट्स, ए बी सी डी कुछ भी। एरे फॉर्म का मतलब क्या है? जब डाटा को किस में अरेंज किया जाए? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है बेटा? इतनी बात समझ आई है? तो हमें यह पता चल गया कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मैट्रिसेस को किन ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें। ओके जी बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ओके बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दो। वंश, तरन, सहज, राघव, ओजस, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बच्चे, आपको क्लियर है बेटा? ठीक है जी, आगे चलें। देखो बेटा जरा इधर, अब तक हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन है। मैट्रिसेस में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। मैट्रिसेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अब देखो मैट्रिसेस में सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। बेटा ऑर्डर को आप डायमेंशन बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन का क्या मतलब? बेटा आपका क्या नाम है? बेटा मनन, एक बात था, अगर मैं इस फ्रेम को कवर करना चाहता हूं तो मैं क्या पूछूंगा कि भाई डायमेंशन बता इसकी, तो तू इसकी डायमेंशन कैसे नापेगा? इंची टेप से लेंथ नापेगा और ब्रेथ में मेजर करेगा। मान ले लेंथ आ गई 15, विड्थ आ गई 10, तो तू मुझे डायमेंशन कितनी बताएगा? 15/10। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना डायमेंशन, ये तो नहीं बताओगे 15 इंटू 10 150 सर 150 मीटर स्क्वायर। अब 150 मीटर स्क्वायर तो भाई अलग अलग तरीके से बन सकता है। मुझे तो लेंथ और विड्थ पूछनी है ना, कि आप क्या पूछना चाहते हो। कोई भी कारपेंटर आपको क्या बताता है? लेंथ एंड विड्थ। एरिया तो कैलकुलेट करके नहीं बताता। 150 तो कई तरीकों से आ सकता है। तो वैसे ही अगर मैं आपको कहता हूं बेटा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दो, तो आप पूछोगे ना सर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है, कितनी वर्टिकल लाइंस लेनी है, वरना तो सबका ही मैट्रिक्स अलग अलग बनेगा। क्या यहां तक बात समझ आई है? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपको डायमेंशन रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि आपको रोज कितनी लेनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी लेनी है, कॉलम्स कितने लेने हैं, मतलब वर्टिकल लाइंस कितनी लेनी है। क्या यहां तक बात क्लियर है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि बच्चों मुझे 2/3 का मैट्रिक्स बना दो, तो याद रखना पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दूसरा नंबर कॉलम को। जैसे कि आपने सीखा हुआ है एरिया के अंदर पहली यूनिट लेंथ दिखाती है और दूसरी विड्थ दिखाती है, एल इंटू बी होता है ना, हाँ या ना? क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी है? हाँ जी बच्चे ऑनलाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके बेटा, तो बच्चे ये ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है इसके, कि पहली वाली चीज हमें रो का नंबर बताएगी, दूसरी वाली चीज हमें कॉलम का नंबर बताएगी। क्या यहां तक बात समझ आई? तो मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 2 5 7। तो इसमें कितनी रो है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। अच्छा जी, अब किसी एंट्री की पोजीशन, ठीक है, कोई ऐसा जैसे मैं पूछूं 2 की क्या पोजीशन है, ये कहां खड़ा है? ऑब्वियसली बात है, आप असेंबली में खड़े होते हो, असेंबली में तुम्हारा पीटीआई प्रिंसिपल कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है। मान लो असेंबली में कोई बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है,
तो उसे कैसे बुलाएंगे? ओ इधर, ऐसे तो नहीं बुलाएंगे, दूर खड़ा है तो एक बच्चा भेजेंगे, देख तीसरी लाइन में चौथा लड़का जो खड़ा है ना उसे बुला ला, ऐसे ही पिक करके बुलाएंगे ना उसे। कमांड क्या करेंगे? भैया तीसरी लाइन में जा, चौथे नंबर पे लड़का खड़ा है, उस लड़के की पोजीशन बताई ना मैंने। वैसे ही अगर मुझे 2 की पोजीशन बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा? पहले रो का नंबर बताऊंगा, कौन सी रो में खड़ा है? पहली रो में। कौन से कॉलम पे है? दूसरे कॉलम पे। तो मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ए रिप्रेजेंट करता है एंट्री की पोजीशन और ये बताता है कि वो कहां खड़ा है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अगर मैं आपके 2 के बारे में पूछूं तो इसकी पोजीशन क्या है? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा जी घनश्याम जी, 7 कहां खड़ा है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? अभी हमने क्या सीखा? ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को बनाने में रोज कितनी लेनी है एंड कॉलम्स कितने लेने हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना? हाँ जी, आपको क्लियर है बेटा? विकास नाम है ना बच्चे आपका? ठीक है, आगे चले। तो ये पोजीशन ऑफ एन एंट्री हो गया और ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है ये तो आपने सीख लिया कि सर या तो राउंड ब्रैकेट में लेंगे या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। अब बार बार मुझे कोई मैट्रिक्स लिखना है, मान लो इसको मुझे 3 लाइनों में लिखना है, तो हर बार मैं मैट्रिक्स बना के लिखूंगा क्या? नहीं। किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से यूज किया जाता है। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? कैपिटल ए। क्या नाम दे दिया? कैपिटल ए। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा इसे, मैं बोलूंगा मैट्रिक्स से। क्या बोलूंगा? मैट्रिक्स से। एक होती है इसकी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, देखो इधर। कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। अब बच्चे ना यहां पे भी कंफ्यूज होने लगे, कह रहे सर ये कैपिटल ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है या अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा भैया देखो बहुत सिंपल है, हम ना इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए क्या है? मैट्रिक्स है। ब्रैकेट्स क्या दिखा रहा है? मैट्रिक्स। एंट्रीज को क्या लिखते हैं? ए आई जे, A11 A12 A13। और बाहर लिखा जाता है इसका ऑर्डर। तो किसी भी मैट्रिक्स को बुक्स के अंदर आप अगर पढ़ोगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। इट मींस ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या है? M बाई एन। क्या है बेटा? M बाई एन। मतलब M रोज है और N कॉलम्स हैं। क्या ये बात क्लियर है? इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ऑनलाइन बेटा क्लियर है? Yes, sir. देखो बेटा आईजे में क्या कह रहा हूं, मैंने कहा वो बताया था ना असेंबली में, तीसरी रो में चौथा लड़का खड़ा है। अब जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, कुछ भी एंट्री ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं तेरे से पूछू बेटा 4 कहां खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? सर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आई है और ये जे है। तो हर एंट्री ऐसी होगी ना, जैसे ये A11 है, A12 A13 A21 A22 A23। तो उसी के लिए हमने क्या लिख दिया? ए आई जे, सारे ना लिखकर। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? मनन नाम है ना बेटा? क्लियर है यहां तक? आपको क्लियर है बेटा? क्या नाम है आपका? हर्षित। आपको क्लियर है? ठीक है जी। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? किसी को कोई परेशानी है यहां तक? No, sir. हाँ जी, आपको क्लियर है? ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस को मैथ्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या कंप्यूटर्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मैट्रिसेस कैसा दिखता है, मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या होती है, किसी भी एंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसकी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? आगे चलें। देखो बेटा जरा, अच्छा जी, यहां पे भी वही लिखा है बेटा जो मैंने आपको सिखाया, तो फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे? रियल एंड कॉम्प्लेक्स। बट ये डेफिनेशन बुक में ढंग से नहीं लिखी। रियल और नंबर्स के अलावा क्या होते हैं? फंक्शंस। और फंक्शंस के अलावा क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, विच मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। आगे पढ़ते हैं।
एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखे जाते हैं? इस तरीके से बेटा, A11 A12, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? M रोज एंड N कॉलम्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? ये सारा मैंने आपको इलैबोरेट करके बता दिया है। इसमें किसी को कोई परेशानी है? हाँ जी बेटा, चले आगे। यहां तक सबको क्लियर है? देखो जी, तभी आगे की बात समझ आएगी, ये इंटरलिंक्ड है सारा का सारा। यहां तक क्लियर है गोविंद? पीछे क्लियर है बेटा? ओके बच्चों। अच्छा जी, अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या सीखते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। मैट्रिसेस की टाइप क्या है? अरे सिंपल है यार, अभी तो हमने सीखा। हमें पता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो दो ही फॉर्म में होता है। या तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, या तो वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर बेसिकली ऊपर ऊपर से बताया जाए कि मैट्रिसेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें दोनों इक्वल हैं वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा इफ नंबर ऑफ रोज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इट मींस वो कैसा मैट्रिक्स है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन द सिमिलर मैनर, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इनकी सब टाइप्स भी होती हैं। रेक्टेंगुलर में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, स्क्वायर में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। हम सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑफलाइन बच्चों को किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को है तो बेटा बता दो। क्लियर है? आगे चले। ओके बेटा, देखो जी, थोड़ा सा हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप होती है, ये तो मुझे पता है कि भाई अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है? क्या होता है वो ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होता है बेटा ऑर्डर? कितनी रोज हैं, कॉलम कितने हैं बच्चे? 1/3। ऑर्डर क्या हो गया? 1/3। बेटा देखो, बिना बोले ना काम नहीं चलेगा। सही बोलो गलत बोलो पर कुछ बोलो, ठीक है? जब तक आप खुद नहीं बोलोगे कान तक आवाज नहीं जाएगी और तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है? आप जवाब दिया करो। तो ये 1/3 है। 1 मतलब एक रो है। जो बंदे यूनिक होते हैं उनके नाम पे कुछ ना कुछ बनाया जाता है ना, जैसे महात्मा गांधी रोड या XYZ कुछ भी बना देते हैं, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये सारे यूनिक लोग थे। यहाँ पे यूनिक कौन है? रो। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? रो मैट्रिक्स। क्या नाम होगा इसका? रो मैट्रिक्स। भाई ठीक है, जो बंदा यूनिक था उसके ऊपर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? रो मैट्रिक्स। क्या रख दिया बेटा? रो मैट्रिक्स। क्या ऑनलाइन ये बात समझ आई है रो मैट्रिक्स क्या होता है? जो रो क्यों पड़ा? क्योंकि रो अकेला था। जो बंदा इंडिविजुअल है उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम एप्रिसिएशन देंगे ही। तो इसका क्या नाम है? रो मैट्रिक्स। इन द सिमिलर मैनर, अगर ऐसे होता 4 5 6, क्या ऑर्डर है बेटा इसका? 3/1। क्या है? 3/1। तो इसमें कौन यूनिक है? और जो बंदा यूनिक होता है उस पर क्या बोलता है? उसका नाम। तो इसका क्या नाम है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, ऑनलाइन वालों ये बात समझ आ गई है? हाँ या ना? बेटा ओजस, कहेश, तरनजोत, राघव, वंश, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं आपको कोई सर। परेशानी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो क्लियर है बेटा? पक्का जी घनश्याम जी? चलें आगे, आपको क्लियर है? ओके बेटा। अब बच्चे ये सर सिर्फ यही होते हैं ना? इससे भी ज्यादा होते हैं। अच्छा,
नल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? नल मैट्रिक्स। नल का क्या मतलब होता है? हाँ, अच्छी बात है, तुम्हें पता है, जीरो में कहीं पता है जो बाहर लगा हुआ है। देखो इधर, नल मैट्रिक्स होता है जिसका कोई काम नहीं है। काम किसका नहीं होता? जीरो का। अब जिसकी सारी एंट्री जीरो, तो इसका नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। अच्छा एक और बताओ, इसका भी नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर फॉर्म में भी लिखा जाता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी। अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो है तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। अब मैं उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। टेक्निकली जो डेफिनेशन है वो यही ना कि सारी एंट्री जीरो हो, तो इसमें भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी सारी एंट्री जीरो है, स्क्वायर फॉर्म में भी सारी एंट्री जीरो है। तो नल मैट्रिक्स एक लौता ऐसा मैट्रिक्स होता है जो रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायर भी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो एग्जाम ना, अब कोई मुझसे पूछे एनसीईआरटी से आता है ना, आरडी से आता है ना, मिक्स होके आता है हाँ थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर साल सीबीएसई पेपर बनाते टाइम सोचती है इस बार क्या अलग करें। अब उससे कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार बुरा हो जाता है। इस बार अच्छा हो गया, पेपर बहुत आसान आया। 3 टॉपिक ऐसे जो मुश्किल है कैलकुलस के, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं दिए। ठीक है, इंटीग्रल बहुत कम रखा, एओआई बहुत कम रखा, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कम रखा। पर जो बच्चा इन पे बहुत मेहनत करके गया था उनके लिए तो बुरा हो गया ना। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? तो हमें सब पढ़ना है, हमें कंसेप्ट पढ़ना है, हमें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के बाद कोई चांद पे से तो आया नहीं है टीचर जो अलग बना के दे देगा। ठीक है, पेपर अपने आप होगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? तो अब तक हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में जाना कि भैया इसमें एक होता है नल मैट्रिक्स जो दोनों में काउंट होता है, एक है एग्जांपल रो मैट्रिक्स, और एक क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या यहां तक क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या क्या होता है। अच्छा मैं तुम्हें स्क्वायर मैट्रिसेस समझाता हूं। भाई स्क्वायर मैट्रिसेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर का हो सकता है? 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, सो ऑन n by n। मान लो मैंने ले लिया 2 x 2 ले लिया मैट्रिक्स, एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है, एक यहाँ है, एक है। ठीक है, 3 x 3 में एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है, यहाँ 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 और यहाँ। यहां तक बात समझ आई? बेटा ये जो डायगनल है ना, जो राइट टॉप से, सॉरी लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जा रही है, इस डायगनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगनल। और जो दूसरे वाली डायगनल है इसे क्या बोलते हैं? ऑफ डायगनल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ डायगनल। ठीक है जी। तो जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ जाती है उस डायगनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल, और जो बची हुई डायगनल है उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ डायगनल। क्या कहते हैं बेटा? ऑफ डायगनल। चलो जी, ये तो हमने सीखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। एक चीज मुझसे मिस हो गई, मैं वो भी करा देता हूं, रुको जरा। अच्छा जी, यहीं पे कराते हैं। आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स याद है? क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। भाई मैंने तुम्हें बोला कि भाई 3 by 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 3 to the 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे? अगर ऑर्डर 3 by 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 3 to the 6। तो आपने देखा अगर कोई भी मुझे ऑर्डर दे देगा तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दूंगा। 3 by 4 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। 5 by 5 में 25, 5 by 6 में 30। तो ऑर्डर बता दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गए। तो ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता देता है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर को बता देगा? अच्छा एक मैट्रिक्स में मैं बोल रहा हूं नो एलिमेंट है, तो क्या ऑर्डर होगा? 3 by 3, 1 by 9, 9 by 1, कुछ भी हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बताता, वो पॉसिबल ऑर्डर्स बताता है। क्या बताता है? पॉसिबल ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर हमेशा रिप्रेजेंट कर देता है या बता देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है,
मतलब अगर मुझे एलिमेंट्स का नंबर दे दिया तो मैं बता सकता हूं क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। क्या मैं एग्जैक्ट ऑर्डर बता पाऊंगा? नहीं। एक एलिमेंट, एक मैट्रिसेस में 4 एलिमेंट है, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? किस किस को मल्टीप्लाई करके 4 आता है? 1/4, 4/1, 2/2, तो 3 ऑर्डर हो सकते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल गए क्या हो गए। पर अब कोई बच्चा कहे सर अगर नंबर बहुत बड़ा हो गया तो, मान लो किसी मैट्रिक्स में 132 या 250 एलिमेंट्स है, 132 या 250 एलिमेंट्स है, जो मर्जी मान लो मैंने कह दिया 132 एलिमेंट्स हैं। कितने है बेटा? 132। अब किस किस को मल्टीप्लाई करके 132 आता है? बच्चे सोचेंगे 1 इंटू 132, 132 इंटू 1, फिर 2 से करते हैं, 2 इंटू 66, 66 इंटू 2, और भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसा तो हो सकता है हमसे कोई एक आधा छूट जाए, हमें कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर बनेंगे? तो ये कंसेप्ट बुक में नहीं है, पर सीबीएसई आपसे उम्मीद करता है कि आपको आए। अब क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है बेटा। कितने बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 132। आप कुछ मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था ना, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, और ये 11। तो ये आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपकी पावर आई है इन सब में एक एक बढ़ा दो। 2 में एक बढ़ाया 3, 1 में एक बढ़ाया 2, 1 में एक बढ़ाया 2, 2 2 द 4, 4 3 द 12। तो ऐसे 12 पेयर बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 132। तो कितने ऑर्डर बनेंगे? 12। कितने बनेंगे? 12। ऐसे आप तोड़ने लगोगे तो कितने ऑर्डर बनेंगे? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से हम ये बता सकते हैं कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। क्या ऑनलाइन ये बात समझ आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट से आपको पॉसिबल ऑर्डर्स पता चलते हैं। क्या पता चलते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक कोई परेशानी है? इन सबकी बेटा पीडीएफ मिलेगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, अभी सिर्फ समझो, ठीक है, फिर नोट डाउन करना। अब ऐसे कोई मुझे बोल दे कि एक मैट्रिक्स में 1024 एलिमेंट है, कितने ऑर्डर बनेंगे? 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 10, 10 में एक बढ़ाया 11, तो कितने ऑर्डर बनेंगे? 11। और तो कोई है ही नहीं ना। ये बात समझ आई? हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई परेशानी है? तो जब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं तो मुझे क्या पता चल जाते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या पता चल जाते हैं बेटा? पॉसिबल ऑर्डर्स। पहले यहां तक बात क्लियर है? तो हमें ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट से पॉसिबल ऑर्डर पता चलते हैं। इसमें कोई परेशानी? हाँ या ना? चले आगे, देखो जरा इधर। आ जाते हैं हम क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या पढ़ रहे थे बेटा? स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आती है वो लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल डायगोनल। जो बची हुई डायगोनल है वो क्या कहलाती है? ऑफ डायगोनल। क्या कहलाती है? ऑफ डायगोनल। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बेटा जब हम नंबर पढ़े हमने, चलो नेचुरली पढ़े, रियली पढ़े, तो वहां पे फिर अलजेब्रा पढ़ा ना, जिसे हम ऑपरेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। आपने अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ा? प्लस सीखा, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, थोड़े बड़े होके ब्रैकेट और ऑफ भी सीख लिया। तो बेसिकली अलजेब्रा ऑफ नंबर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्टिंग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ एंड ब्रैकेट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पे हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता। पर जब हम वहां पे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो वहां पे हम एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई लोग इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है? तो ये जब मैंने नंबर पढ़े तो एडिशन के टाइम पे वहां पे एक एलिमेंट था, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? बताएगा कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन में से? नहीं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? नंबर्स में, रियल नंबर्स में। चलो मैं तुम्हें थोड़ा हिंदी में समझाता हूं।
ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी नंबर में ऐड करे तो कोई फर्क ना पड़े? जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन। क्या होती है? वन। वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जैसे मल्टीप्लीकेशन में वन, वन को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी से किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिखता कैसा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यहां तक बात समझ आई? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में हम किसको पढ़ रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस में किसकी तरह वर्क करता है? वन की तरह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या है बेटा? यूनिट मैट्रिक्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी है? ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट मैट्रिक्स। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा हाँ या ना कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अब तक तो टॉपिक मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ना, बेसिक फंडा है। जैसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं वहां ऐसे ही हमने एक नई चीज पढ़ी है, मैट्रिसेस। क्या पढ़ी है बेटा? मैट्रिसेस। यहां तक क्लियर है सबको? विकास क्लियर है बेटा? आपको क्लियर है बच्चे? ओके बेटा। अब बच्चे कहेंगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं है, मैंने क्या सिखाया था? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या सिखाया था? प्रिंसिपल डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या रहता है? वन। बाकी हर जगह जीरो। बाकी हर जगह जीरो। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये 2x2 भी होता है, 3x3 भी होता है, 4x4 भी होता है, 5x5 भी होता है। तो अगर मैं 2x2 का बनाऊं तो दो रो दो कॉलम, ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, उस पे वन रहेगा, बाकी हर जगह जीरो। बाकी हर जगह जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? आई से। अगर आपको इसका ऑर्डर बताने तो नीचे लिख सकते हो 2x2। क्या लिख सकते हो? 2x2। अगर 3x3 का बनाना है मैट्रिक्स तो फिर से प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या आएगा? वन। बाकी हर जगह जीरो। बाकी हर जगह क्या होगा बेटा? जीरो। तो ये भी क्या है? 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4x4 में भी प्रिंसिपल डायगोनल पे वन, बाकी हर जगह जीरो। तो यहां पे लिख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री इज वन, अदरवाइज जीरो। अदरवाइज जीरो। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स कौन सा पढ़ा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ा बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और पढ़ते हैं, अगला होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत आसान है, मिलता जुलता है आइडेंटिटी से। कहता है ये भी स्क्वायर है। ये कहता है प्रिंसिपल डायगोनल पर सेम नॉन जीरो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब नंबर कोई भी। मान लो मैंने 2x2 या 3x3 का बनाया, 5 5 5। प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या है? सेम नंबर है ना, नॉन जीरो। बाकी हर जगह जीरो। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वेलर। अगर मैं लिख दूं 2 2 2, बाकी हर जगह जीरो, तो ये भी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चे कहेंगे सर फिर आइडेंटिटी भी स्केलर होता है? हाँ, आइडेंटिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी भी स्केलर कहलाता है। आइडेंटिटी भी स्केलर कहलाता है कि प्रिंसिपल डायगोनल पर सेम नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो। सेम नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो। तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? हाँ जी, हर्षित। हर्षित नाम है ना बेटा? मनन क्लियर है भाई? आपको क्लियर है?
आगे चले, ऑनलाइन क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. हाँ जी, राघव, सहज, तरन, वंश, आप भी बोल दो बेटा। Yes, sir. Yes, Clear. ओके बेटा। एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नाम किस पे पड़ा है? डायगोनल पे। अब इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ना, डायगोनल से रिलेटेड ही होगा, डायगोनल में ही कोई बात होगी। तो ये कहता है प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए नॉन जीरो। अलग अलग हो चलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अदरवाइज क्या होना चाहिए? जीरो। बच्चे कहेंगे सर क्या मतलब? लो भाई, 1 2 3, बाकी हर जगह जीरो, बाकी हर जगह जीरो। तो कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल। फिर बच्चे कहेंगे सर स्केलर भी सारे डायगोनल होते हैं? होते हैं। आइडेंटिटी भी डायगोनल होता है? होता है। पर क्या फर्क है? आइडेंटिटी में प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होना चाहिए, स्केलर में प्रिंसिपल डायगोनल पे सेम नंबर होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो ये दिखते एक जैसे हैं पर है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। कई लोग ना ऐसे लिख देते हैं, फिर कूल बनते हैं, डायगोनल 2 3 4। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि 3x3 का मैट्रिक्स है, डायगोनल पे क्या है? 2 3 4, बाकी हर जगह क्या है? जीरो, बाकी हर जगह क्या है? जीरो। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। इसने बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल की एंट्री लिख दी, बाकी तो क्या होता है? हर जगह जीरो होता है ना। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हो सकते हैं वो भी डायगोनल मैट्रिक्स से कहलाता है। स्केलर एंड आइडेंटिटी इज अ सब पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ सब पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी बच्चे, देख लो ये गरीबों का मसीहा चैप्टर है ये किसी को फेल नहीं होने देता। ये वाला चैप्टर 2 3 चैप्टर और आएंगे, 40 नंबर का मटेरियल ऐसा जो फेल नहीं होने देता। 40 सीधे सीधे हैं, तभी कह रहा हूं 12th 11वीं से आसान है। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी? हमने स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ लिया? आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल। अब इसके अलावा ना एक आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट आपको पता होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, देखो जरा, इसके अलावा भी होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे होते हैं जो कोर्स में नहीं है। ठीक है, जब लेटर ऑन फैब्रिकेट होगा आपका बैच, तो जिसको वो वाला पार्ट कराना वो कराया जाएगा। ठीक है, आगे चले, चले आगे। ओके जी, देखो जरा इधर। ठीक है बेटा, क्या आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया? क्या होता है रो मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ एक रो। कॉलम मैट्रिक्स समझ आ गया? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रेक्टेंगुलर क्या होता है जी? जिसमें सिर्फ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? भाई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है मैं बता देता हूं, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा। जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सिंपल सी बातें बना लेते हैं भाई, देखो मान लो मैंने ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है? ये फैला हुआ ज्यादा लग रहा है ना, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बट इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो जब रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम होता है तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बेटा ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने बनाया है? अब नजर आएगा बेटा। ठीक है, इसमें रो है 2, कॉलम है 3। जब रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? उल्टा हो गया, जिसमें कॉलम का नंबर नंबर ऑफ रोज से कम होता है। ठीक है जी, नल मैट्रिक्स पढ़ लिया बेटा, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया बेटा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ लिया बेटा। क्या यहां तक बात समझ आई है ऑनलाइन वालों? क्या ये नो की नो टाइप समझ आई है? यस और नो? Yes, sir.
ठीक है Yes, जी। sir. डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है बट एक्सप्लेन मैंने वहां किया है। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। आगे चले। ओके बेटा, अब मैंने आपको बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर नहीं बताया बट नाम बता दिए थे कि एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो जी, अब मैं अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर समझाता हूं। देखो यहां तक बात क्लियर है सबको, यस और नो? देखो बेटा जरा इधर, यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझना है। देखो बेटा जरा इधर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी स्क्वेलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है भाई। सिंपल है, मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6 और नीचे 0 0। तो ये क्या बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर। नॉन जीरो एंट्री से क्या बन रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल। तो इसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पर एनसीईआरटी में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आप फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसे याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आरडी वगैरह बाकी सब जगह इसको बताया गया है। ऐसी बेटा अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो भाई नीचे नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, 1 2 3 4 5 6, बाकी हर जगह जीरो, तो नीचे ट्राइंगल बन गया। तो ये क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन गया बेटा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ आई है, कितनी तरीके की मैट्रिसेस होती हैं? और भी बहुत होती हैं, और भी बहुत होती हैं, बट तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग जितने हैं मैंने उससे थोड़ा ज्यादा ही बताया। ठीक है, अभी आगे आप नई चीज पढ़ोगे ट्रांसपोज, वहां पे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हायर लेवल पे पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग हटके, तो वहां पे हर्मिशियन जिसमें ट्रांजुगेट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, पर अभी इधर ध्यान दो। यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई परेशानी है? सब मैट्रिक्स क्या होता है? अरे भैया सिंपल है, एक होता है सब मैट्रिक्स। अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसके एलिमेंट्स को चोरी करके एक छोटा मैट्रिक्स बना लिया 1 2 7 8, तो इसकी सारी एंट्रीज वहां से आ रही है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ आई है? जैसे आप सबसेट पढ़ते थे, ठीक है। अभी हम सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 4 में आएंगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके अंदर होता था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताया जाता था, बट अभी यहाँ पे छोड़कर हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे बेटा, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इधर ध्यान दो, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब आप मैट्रिसेस पढ़ोगे तो आप एडिशन सीखोगे, सब्ट्रैक्शन सीखोगे एंड मल्टीप्लिकेशन सीखोगे। क्या आप मैट्रिसेस में डिवीजन सीखोगे ना? दो मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का रूल है, मैं लिख देता हूं। यू कैन ऐड two matrices, you can add two matrices if their order are same। आप दो मैट्रिसेस को तब ऐड कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। सिंपल सी बात है भाई, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो मान लो इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, सबको आपस में ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये 1 2 1 2 2 1, क्या ऑर्डर है बेटा इसका, बोलो, 2/3। क्या है, 2/3। एक मैट्रिक्स लिया मैंने बेटा ऐसे 0 2 1 1 2 0, इसका भी ऑर्डर क्या है? अब बहुत आसान है भाई, मैंने देखा इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सेम। एडिशन करते हैं, a प्लस बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री एंट्री को प्लस करो। 1 में क्या ऐड करेंगे, 0। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। 2 में क्या ऐड करेंगे, 2। 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। एडिशन समझ आया? सेम किसके साथ करेंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ। याद रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए
और जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर क्या होता है 2/3, सेम ऑर्डर चलता है। दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, आंसर में जो मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर सेम होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा ऑनलाइन? हाँ या ना? Yes, sir. ओके बेटा। तो हमने सीखा दो मैट्रिसेस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए सेम। जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर क्या होता है सेम। अगर इसमें ऑर्डर आगे पीछे होता तो कुछ एंट्रीज बच जाती ना प्लस करने के लिए, फिर क्या करते उसको लेके घूमते नहीं। तो जब दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए सेम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, टू मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर आर सेम। गोविंद जी यहां तक बात क्लियर है? भाई अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें तुम्हारी पहली एक्सरसाइज जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट वो भी डिस्कस होगा। देखो जरा इधर, अरे इधर आ जाओ। भाई देखो कॉम्पिटेटिव लॉ क्या कहता है एडिशन में, तुम 2+1 करो या 1+2 करो कोई फर्क पड़ता है? तो कम्यूट करने का मतलब है A+B करो या B+A करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करो या मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए ऐड करो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता एडिशन के अंदर। तो एडिशन क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तीन मैट्रिक्स ले लो, पहले इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा उसको सी में प्लस करो, या फिर पहले इन दोनों को प्लस करो फिर ए में प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसको मैट्रिक्स में ऐड करे तो कोई ना फर्क पड़े? नल मैट्रिक्स। अगर ए में मैं नल मैट्रिक्स जोड़ दूं क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। अब इनवर्स क्या होता है एडिटिव इनवर्स। भाई ए में मैं क्या ऐड करूं कि नल आ जाए -ए। ए में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए -ए। तो इसमें एडिटिव इनवर्स भी होता है। क्या होता है एडिटिव इनवर्स। कॉम्यूटेटिव मतलब A+B करो या B+A करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव मतलब A+B में फिर C ऐड करो या A को B+C में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी में भी ऐड करने से फर्क ना पड़े नल मैट्रिक्स। क्या होता है नल मैट्रिक्स। और इनवर्स क्या होता है एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव। भाई मान लो 1 2 3 4 है, मैं उसकी सारी एंट्रीज को नेगेटिव कर दूं -1 -2 -3 -4 प्लस करके क्या आएगा 0। क्या आएगा बच्चों 0। क्या यहां तक बात क्लियर है यस और नो? यहां तक कोई परेशानी है हाँ या ना? क्लियर हो गई यहां तक बात? कुछ दिक्कत? ठीक है 1 मिनट। अब क्या आ गया बेटा मल्टीप्लीकेशन। क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट रुक जाओगे ना या कोई दिक्कत है? ठीक है ना? ऑनलाइन वालों अभी 5-10 मिनट्स कर लोगे ना या नेक्स्ट क्लास में कराऊं बताओ? नेक्स्ट क्लास में ठीक है पक्का। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है पूरा चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आप घर जाके पढ़ोगे तो आपसे पहली एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। बाकी मैं एक शीट दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन करने हैं आपको वो मार्क करके दे दूंगा, वो क्वेश्चन घर से ट्राई करके लाने हैं। क्या आज वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? आज इसको इतना ही रखें ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आई है बेटा? Yes, sir. ठीक है ये यस जितना सर। भी मैंने कराया है इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है एक्सप्लेनेशन के साथ नोट डाउन करना। ठीक है तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो वाली क्लास मिस मत करना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।